चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इन्हीं पॉइंट्स में से वो तीरों की बौछार कर देते होंगे। नीचे की तरफ थोड़ी गंदगी ज़्यादा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कितने बड़े और भारी पत्थरों के सपोर्ट से इस पूरी इमारत के अंदर वाले हिस्से को बनाया गया है। भारत का एकमात्र ऐसा किला जो दिखता है पहाड़ की चोटी पर, लेकिन वास्तव में बना हुआ है पहाड़ की गहराई में। दोस्तों, काफी मशक्कत करने के बाद में हम लोग इन सीढ़ियों को पार करते हुए अब इसके उस प्राचीर को देख पा रहे हैं जहां से शेरगढ़ का ये जो भयानक रहस्यमयी तिलस्मीकारी जो किला है वो दिखना शुरू हो गया है। लेकिन इसके जो वास्तविक कदम है वो तब हम इस किले के अंदर डालेंगे जब हम इसकी सुरंगों में, इसके तहखानों में पहला कदम रखेंगे। और अभी तो सिर्फ इसके जो परकोटे हैं, चार दीवारी है, उसका ही कुछ हिस्सा यहां पर हमें देखने को मिला है। अब हम चलते हैं दोस्तों और आगे की तरफ, और हर एक कदम हमें काफी ज्यादा रहस्यों के नजदीक लेता हुआ जा रहा है, और उस गुत्थी को सुलझाने का जो वक्त है वो अब आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ। हमारा हर एक कदम हमें इस किले के उस रहस्यमयी और अजब गजब इतिहास के साथ में रूबरू करवाने जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में ही यहां पर आपको इन मजबूत पत्थरों की जो प्राचीर दिखाई दे रही है, ये वही हिस्सा है जहां पर उनके सैनिक निगरानी के लिए तैनात होते थे, यानी कि वॉचिंग पॉइंट। और यहां से पूरा शहर वो देखा करते थे। बाहर की तरफ निकला हुआ जो इसका ये छज्जे के नीचे वाला हिस्सा जो टोडा कहलाता है, इसमें देख सकते हैं कि पत्थरों को किस हिसाब से सिमेट्री के साथ में यहां पर रखा गया है। और ये जो पॉइंट बने हुए हैं ये गन पॉइंट्स हैं, या फिर जो सैनिक थे वो इनके पीछे वाले हिस्से में बैठकर तीर धनुष के साथ में तैनात होते थे, और आक्रमण होने पर जब लोग यहाँ से आते होंगे तो इन्हीं पॉइंट्स में से वो तीरों की बौछार कर देते होंगे। अब चलते हैं इसके और आगे वाले हिस्से में। जब शेर खां बाबर की सेना में था तो बाबर ने चंदेरी के युद्ध में ही समझ लिया था कि शेर खां कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसके शिकस्त में, उसकी मेहनत में जो राजस्व होता है उसके अधिकार को बाबर ने समझ लिया था, और हुमायूं को चेतना भी दी थी कि इस व्यक्ति से बचकर रहना, वरना भविष्य में ये तुम्हें कोई बड़ी चोट जरूर पहुंचाएगा। और ऐसा ही हुआ। 1528 के समय में शेर खां बाबर की या मुगल सल्तनत की सारी बारीकियां, कमजोरियां समझकर, सीखकर मुगल सेना को छोड़ देता है और वापस दक्षिण बिहार के मोहम्मद शाह सुल्तान यानी कि बाहर खां लोहानी की सेना में फिर से आके शामिल हो जाता है, और बाहर खां उसको खुशी खुशी अपनी सेना में शामिल भी कर लेता है, और फिर से अपने अवयस्क बेटे यानी कि 12 साल के बेटे का संरक्षक घोषित कर देता है। और अब मैं अंदर वाले इस हिस्से में आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ दोस्तों। नीचे की तरफ थोड़ी गंदगी ज़्यादा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कितने बड़े और भारी पत्थरों के सपोर्ट से इस पूरी इमारत के अंदर वाले हिस्से को बनाया गया है। ये उनके एक सैनिकों के रुकने का स्थान हुआ करता होगा, और यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो बाकी सभी किलों से बहुत ज़्यादा डिफर है। इतना यूनिक पैटर्न हमने शायद ही किसी किले के अंदरूनी भाग में देखा होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, और इधर की तरफ देखिए उन लोगों के खुफिया बाहर देखने के जो पॉइंट्स होते थे जहां से सैनिक अंदर बैठे हुए भी पूरे शहर को देख लेता होगा। इस तरफ भी मैं आपको शेरगढ़ किले के कुछ और बारीकियां दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि कोई भी हिस्सा आज हमसे अछूता ना रहे।
काफी ज्यादा खंडहर में तब्दील ये किले का अंदरूनी भाग, लेकिन इन पत्थरों के उस स्ट्रक्चर ने इसको आज भी रोक के रखा हुआ है। और इसी प्रकार की यहां पर ना जाने कितनी सारी इमारतें हैं जो अपना अस्तित्व दिन प्रतिदिन खोती जा रही हैं, और उनके अंदर का जो रहस्य वो उन्हीं के अंदर आज भी दफन है, दबा हुआ है। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे की तरफ और चलते हैं, इसकी अगली इमारत को देखते हैं और इसके इतिहास को आपके सामने उजागर करते हैं। दिन प्रतिदिन शेर खां अपने साहस, बुद्धि और चालाकी की वजह से मजबूत होता जा रहा था, और 1528 का वो वक्त जब दक्षिण बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उनकी जो सत्ता है वो काफी ज्यादा हल्की रह जाती है। और इसी समय शेर खां ने फायदा उठाया और मोहम्मद शाह की विधवा से ब्याह रचा लिया, और ब्याह रचाने के बाद में दक्षिण बिहार का मुख्य प्रधान वो बन गया, और राजगद्दी पे जलाल खां जो कि अवयस्क था, मोहम्मद शाह का बेटा, उसको बिठा दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जलाल खां और बाकी जो वहाँ के सरदार थे वो जलाल खां को लेकर बंगाल भाग गए, और पहली बार दक्षिण बिहार का हिस्सा पूर्ण रूप से शेर खां के पास में आ गया, और यहीं से शुरुआत होती है उसके सत्ता के पहले कामयाबी के कदमों की। ऊपर का जो हिस्सा है यहां पर आपको तकरीबन ये 4-5 स्क्वायर फॉर्म की छतरियां दिखाई दे रही हैं, और इन छतरियों का बेसिकली जो काम होता था वो हुआ करता था इस शहर से होने वाली सभी हलचल को देखना, उस मोमेंट को कैप्चर करना। और ये देख सकते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी जो पत्थर हैं ये इंटरलॉक सिस्टम की वजह से आज भी खड़े हैं। ऊपर का पैटर्न देखिए आप, कितना शानदार अद्भुत पैटर्न है, और यहां से एक बार सामने का नज़ारा, इसका लुत्फ उठाइए और आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ का ये नज़ारा इतने वर्षों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। शायद इसीलिए तो यहाँ पर शेर खां की नज़र पड़ी होगी इस किले को अपने अधीन में लाने की। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स दिखाता हूँ जिनकी अपनी कोई विशेषता होगी। इस पूरे पत्थर के अंदर एक ये बड़ा सा होल किया गया है। इसको देखकर शायद ऐसा लगता होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को इसमें डालकर या तो उसकी कुटाई पिसाई की जाती होगी, या इसका कोई अलग इस्तेमाल होगा जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार का होल मैंने वहां पर भी एक पत्थर पे देखा था, उसका भी ऐसा ही रूप रहा होगा। और ये पूरा ऊपर का हिस्सा देखने के बाद में हम ये तो आज महसूस कर सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने जब इस किले को अपने अधीन में लिया तो उससे भी काफी पहले ये जो किला था ये अपने अस्तित्व में आ चुका था। और यदि हम इतिहासकारों के मत की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इतिहासकार लिखते हैं कि ये जो किला था वो पहले राजा शाहाबाद के शासनकाल में ही बन चुका था, और जब शेरशाह सूरी दिल्ली की सत्ता पे बैठा और रोहतास का जो हिस्सा है वो उसके अधीन में आया, तब उसने इस किले को अपने अधीन में ले लिया था। पर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो किला है जिसकी से हम प्राचीर पे भी खड़े हैं, इस किले को शेरशाह सूरी के एक घनिष्ठ मित्र थे, और उन मित्र का नाम था खरवार राजा के गणपति। तो उन्होंने शेरशाह सूरी को ये जो पूरा किला है वो उपहार में, गिफ्ट में दे दिया था। तो दोस्तों इस इतिहास के साथ में हमें ये तो पता लगता है कि शेरगढ़ का ये वाला किला शेरशाह सूरी के शासनकाल से पहले से ही अस्तित्व में आ गया था। लेकिन शेरशाह सूरी ने जितने यहाँ पे काम किए, जो अपनी बहादुरी दिखाई, मुगल सल्तनत को दिल्ली आगरा से खदेड़ फेंका, उसी साहस की वजह से आज भी इस किले का जो नाम है वो शेरगढ़ किला कहलाता है। और इस वाले हिस्से को हम सिर्फ ये कहेंगे कि अभी हमने इस किले को मात्र 10% देखा है, बाकी 90% का हिस्सा देखने के लिए अभी हमें और अंदर तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर इस पूरे जंगल के बीहड़ वाले हिस्से में जाना पड़ेगा, जहां पर पूरा किला हम आज एक्सप्लोर करेंगे।